तो जो आज का टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। तो बायोट-सावर्ट लॉ से अब हमने एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अब तक हमने बायोट-सावर्ट लॉ की जो वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, इसको साथ साथ नोट करते रहो ताकि आपके लिए इजी रहे, है ना। तो बायोट-सावर्ट लॉ की जो स्केलर फॉर्म थी उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट था डेट इज dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, विदाउट डायरेक्शन आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी स्मॉल एलिमेंट का तो वो ये रिजल्ट था। बट अगर आप चाहते हो कि आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी पता लगे, देन आप यूज करते थे dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई IDL वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। तो इसके बारे में जो डिटेल है वो आपको लास्ट लेक्चर में मिल जाएगी अलोंग विद सम न्यूमेरिकल्स। इसको अप्लाई करना सीख जाओगे, आपको वेक्टर प्रोडक्ट की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो ये था हमारे पास तरीका। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि अगर DL वेक्टर एंड आर वेक्टर की डायरेक्शन अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं लूं कि भाई अगर DL वेक्टर आपका अलोंग I कैप है और R वेक्टर अलोंग J कैप है, तो डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला दोनों के परपेंडिकुलर बनने वाला है। यानी कि जो DB वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू क्या होगा, DL वेक्टर, और DB वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या होगा, R वेक्टर, राइट। ये बेसिक बात है जो आपको पिछले लेक्चर में जानने को मिल जाएगी। तो अगर मैं बोलूं कि भाई I कैप के अलोंग है DL वेक्टर और J कैप के अलोंग है R वेक्टर, तो अगर इसको मैं डायरेक्शन बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बनेगी। देखो, I कैप के अलोंग बना दिया DL वेक्टर, राइट, और J कैप के अलोंग बना दिया R वेक्टर। तो मैं पूछूं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो आप क्या करते हो, DL क्रॉस R। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अकॉर्डिंग जो DL वेक्टर और R वेक्टर में अगर मैं देखूं क्रॉस प्रोडक्ट, तो ऐसे आ रहा है, देखो इस तरह से। तो यानी कि आउटवर्ड आ गया। तो यानी कि डेफिनेटली जो मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या आएगा, अलोंग K कैप आएगा। बस इन्हीं बातों को मैं यूज करूंगा आज के एक्सप्रेशन में। तो एक सुंदर सी हेडिंग दो जो मैंने लिखी हुई है सामने, यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, राइट। तो देखो जरा, इसको मैं फिलहाल रब कर रहा हूं। तो करंट कैरिंग लूप बनाते हैं सबसे पहले। तो सी, अगर मैं एक लूप बनाऊं तो कुछ ऐसा होगा लूप। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं, देखिए जरा। अगर मैं एक लूप बनाऊं तो कुछ लूप ऐसा होगा, राइट। तो दो सिनेरियो समझते हैं बच्चों, ठीक है। एक बार हम ये मानते हैं कि जो लूप है, लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। और आपका मेन मोटिव हमेशा क्या है कि आपने सेंटर में, यानी कि यहां पर, एग्जैक्ट यहां पर, राइट, ये हो गया रेडियस R, ये भी रेडियस R, ये भी रेडियस R, ये भी रेडियस R, ठीक है। तो मैं आपको देखो यहां पर भी अप्लाई करना सिखाता हूं, ठीक है। हमने इस करंट कैरिंग लूप में, जिसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। चलो मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन तो बाद में निकाल लेंगे, पहले हम डायरेक्शन से देख लेते हैं ना। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट एलिमेंट ड्रॉ कर लो, यहां पर लो, ये छोटा सा एलिमेंट करंट एलिमेंट ड्रॉ कर लिया। और आपको अगर डायरेक्शन निकालनी है करंट एलिमेंट की, तो वो निकालने का तरीका क्या, टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे, राइट। तो जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में क्या होगी, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन होगी। तो यहां पर आइडियल वेक्टर की जो डायरेक्शन है, देखो क्या आ रही है, अलोंग I कैप आ रही है एक्स एक्सिस में। अच्छा, अगर यहां पर करंट एलिमेंट ड्रॉ करूं तो देखो यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दो टेंजेंट। तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आ रही है वो कैसे आ रही है, डाउनवर्ड, यानी कि -J कैप में आ रही है, राइट। अगर मैं नीचे की बात करूं, करंट देखो कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर दो ऐसे। तो यहां पर जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट एलिमेंट की डायरेक्शन आ रही है वो कैसे आ रही है, -I कैप में आ रही है। ध्यान से देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव Y एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर यहां पर बात करूं, यहां पर देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तो करंट एलिमेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो यहां पर आइडियल वेक्टर की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या आएगी, अलोंग J कैप, ठीक है। मैं आपको ये चार केसेस क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको बहुत डिटेल में पता लगे कि एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा कैसे। हर जगह से सेम मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। देखो, अब आपने हर वक्त क्या करना होता है, हर वक्त आपने एक चीज करनी होती है, DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, राइट। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, नीचे की तरफ।
तो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर जो है आर देखो नीचे की तरफ है, तो इसके लिए क्या लगा रहा हूं मैं जे कैप। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आई क्रॉस जे, ऐसे घूमोगे, एंगल ऐसे देखोगे, तो देखो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन क्या आ रही है, इनवर्ड। इसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड बना आपका वो कैसे बना, इनवर्ड बन रहा है, देखो इस तरह से, यानी कि माइनस के कैप में बन रहे हैं। लो जी, पहले केस से तो हमने वेरीफाई कर दिया कि इनवर्ड है, दूसरे केस से भी वेरीफाई कर सकते हैं। देखो अगर करंट एलिमेंट इस पॉइंट पर नीचे की तरफ है, ये क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अंदर की तरफ, राइट। अब देखो ये डायरेक्शन ऐसे और ये वाली आई कैप की डायरेक्शन ऐसे, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसे माइनस जे कैप। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां भी मुझे क्या करना है, डीएल क्रॉस आर। तो देखो जे कैप से कहा जा रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ। देखो जरा एंगल ये देखूंगा ना मैं, ए ऐसे, तो हाथ को ऐसे घुमा दो, राइट हैंड को इस तरह से ऐसे। अभी भी क्या रहा था, हम इनवर्ड आ रहे हैं सेकंड केस में। यहां पर देखो ना, यहां पर अगर डीएल वेक्टर माइनस जे कैप के अलोंग है, तो आर वेक्टर कहां पर है, अलोंग माइनस आई कैप, राइट। तो देखो जरा इनवर्ड आ रहा है यहां पर भी, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं हाथ को, राइट, तो यहां से भी वेरीफाई हो गया, यहां से भी वेरीफाई हो गया कि यहां पर भी जो डीबी वेक्टर है वो क्या आ रहा है, अलोंग माइनस के कैप आ रहे हैं। अच्छा, अब नीचे से वेरीफाई करके देखें। नीचे देखो करंट ऐसे घूम रहा है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या, माइनस आई कैप के अलोंग, पहले लिखी हुई है, और ये क्या है, आर वेक्टर, ठीक है। अब आर वेक्टर कैसे है, यहां पर ऊपर की तरफ है, तो यानी कि ये क्या हो गया, आर वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग जे कैप हो गई। तो देखो एक वेक्टर बन रहा है आपके पास, ये एक, ये आपने डीएल क्रॉस आर करना होता है हमेशा, तो करके देखो यहां पर भी डीएल क्रॉस आर, अगेन हम दोबारा से इनवर्ट आ रहे हैं, तो यानी कि यहां पर भी क्या है, डीबी वेक्टर क्या आ रहा है, माइनस के कैप के अलोंग आ रहे हैं। तो यानी कि अपने रूल में कोई दिक्कत नहीं है, हर जगह देखो इनवर्ट प्रूफ कर दिया मैंने। अब यहां पर देखिए जरा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, राइट, करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, और करंट एलिमेंट से जो पोजीशन वेक्टर है वो देखो परपेंडिकुलर बनाया। अब इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि आई कैप। तो आर वेक्टर यहां पर क्या है, अलोंग आई कैप है। तो अगर यहां पर मैं डीएल क्रॉस आर करूं, देखो हर जगह मैंने डीएल क्रॉस आर करना, तो देखो ऐसे घूमूंगा डीएल क्रॉस आर के लिए, अब अगेन इनवर्ट आ रहा है, तो यहां पर भी क्या आया, माइनस के कैप आया। तो जल्दी से इस डायग्राम को बनाओ और देखो क्रॉस वेरीफाई करो कि क्या आपको अभी भी वेक्टर फॉर्म में कोई दिक्कत आ रही है। तो बच्चों अब इसको एक्सप्रेशन को स्टार्ट करते हैं। अब मैंने वो डायरेक्शन सब हटा दी है, वो आपके जस्ट समझाने के लिए थी कि हाँ यार वेक्टर फॉर्म यूज कैसे करनी है। अच्छा, अभी भी देखो मैंने करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ले रखी है, तो आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनना है वो इनवर्ड बनना है, और इनवर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रॉस, राइट। तो मैं बीच में क्रॉस लगा रहा हूं, जिसका सिंपल सा मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ इस तरह से जा रहा है, क्लियर। यहां पर आप छोटा सा एलिमेंट ले लो, एक डीएल, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, राइट। तो आपने यहां पर ले लिया ये आइडियल वेक्टर, ठीक है। अगर आपको स्केलर फॉर्म में लेना है तो आइडियल ले लो इसको भी फिलहाल, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इससे इस सेंटर की दूरी को नाम दिया मैंने आर, राइट। तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ दिस सर्कल लूप हो गया। तो मैं यही लिख रहा हूं, कंसीडर, जो बोर्ड में आप अटेम्प्ट करते हो वैसे करते हो, ठीक है, वो तरीके से लिखवा रहा हूं, कंसीडर अ सर्कुलर लूप, consider a circular loop of radius r. Current I is flowing in clockwise direction, right? Current I is flowing clockwise direction. Let us take DL element in this loop, due to which we can say IDL will produce small magnetic field dB, राइट। तो हमने इस पूरे 2 पाई r रीजन में से ये डीएल एलिमेंट ले लिया
और मैं ये बोलूंगा इस पूरे 2πr रीजन में इनफाइनाइट नंबर में डीएल 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 एलिमेंट्स है। क्लियर? तो मैंने यही कहानी लिखी है यहाँ पर कि भाई आपने इस पूरे में से सिर्फ एक छोटा सा डीएल एलिमेंट पिक किया, क्योंकि देखो बायोट-सिवर्ट लॉ आपको पता है, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि बायोट-सिवर्ट लॉ एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल है। बाद में उसको मैं अपने अकॉर्डिंग एक स्टेट कंडक्टर के लिए भी निकालूंगा, लूप के लिए भी निकालूंगा, स्टेट कंडक्टर के लिए भी आपको निकालना सिखाऊंगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। आज लूप हम पहले कर रहे हैं, राइट? तो देखो, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर भाई, जो डीबी है, ठीक है, डीबी किसकी वजह से? इस बार आइडियल की वजह से। स्केलर फॉर्म में लिखूं इसको तो मैं ये आएगा μ0/4π आइडियल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, ये स्केलर फॉर्म लिख दी कि भाई इस छोटे से एलिमेंट की वजह से आर दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो क्या होगा? ये होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं हम। अगर मैं टेक्निकली देखूं तो थीटा कितना बन रहा है यहां पर? क्या आपको नहीं लगता कि टेंजेंट रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है? टेंजेंट ही तो देखते हो आप, देखो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट, आप टेंजेंट ड्रॉ करके निकालोगे और ये क्या है? रेडियस है एक तरह से। तो थीटा की वैल्यू अगर ये 90 डिग्री है बच्चों, तो यही रिजल्ट क्या ऐसे लिखा जा सकता है? dB इज इक्वल टू μ0/4π आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर साइन 90 क्या हो जाएगा? 1 लगा दो, अगर 1 लगाना हो तो ऐसे। ठीक है, ये रिजल्ट ऐसे बन गया। अच्छा, अब हम करते हैं इसको वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो, अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं पूरे ही लूप के लिए निकालूं, तो पूरे लूप के लिए अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पूरा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीबी का। तो इंटीग्रेशन अगर करोगे आप तो देखो क्या आएगा? μ0/4π आइडियल ओवर आर स्क्वायर। अच्छा, यहां पर एक चीज और ऐड कर देते हैं हम कि जो करंट आई है वो यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कांस्टेंट करंट, है ना, कांस्टेंट करंट आई इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज। तो देखो यहां पर ना एक चीज हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या क्या चीजें फिक्स है ना। हम इंटीग्रेशन करें, क्या क्या चीजें फिक्स है? μ0 फिक्स है, 4π फिक्स है, करंट कांस्टेंट है, रेडियस चेंज नहीं होगी लूप की, तो रेडियस भी क्या है यहां पर फिक्स है। बचा क्या? सिर्फ डीएल अंदर बचा और इंटीग्रेशन आ गया। अब एक जो बात आपको समझनी है कि डीएल की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड था ये, अगर आप यहां से शुरू होकर यहां तक आप पर घूमकर आ जाओ तो कितनी लेंथ हो जाएगी ये? आपको नहीं लगता कि ये लेंथ 0 से शुरू करी मैंने, यहां से शुरू हुआ और घूमकर यहीं पर आ गया, तो ये 2πr हो जाएगी लेंथ। बिल्कुल सेम बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। सर्कल है, अगर सर्कमफ्रेंस मुझे पूरी वायर का निकाला तो क्या होगा? लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से 2πr। तो ऐसा करने से मुझे क्या मिलेगा बच्चों? यहां पर μ0I ओवर 4π आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करूंगा तो सोल्व करके क्या आ जाएगा? कोई एल आ जाएगा, 1.dl का इंटीग्रेशन एल, और लिमिट क्या चल रही है बच्चों? 0 से 2πr चल रही है। आई होप कि आपको ये स्टेप समझ आया होगा, बिल्कुल इजी स्टेप है। अब एक चीज और देखो जरा, तो इसको जब सोल्व करूंगा तो आएगा μ0I/4π आर स्क्वायर इंटू में 2πr माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया मैंने यहाँ पर, राइट। तो जब इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो जो फाइनल रिजल्ट मुझे मिलेगा वो मिलेगा μ0I/4π आर स्क्वायर इंटू में 2πr। इसको अगर आप सोल्व करो तो देखो ये यहां पर जब कैंसिल होगा तो नीचे सिर्फ 2r बचेगा, राइट। तो जो मेन रिजल्ट आएगा आपका वो आएगा, मेन रिजल्ट को देखो, इसको यहीं पे लिख देता हूं मैं, आई होप कि ये विजिबल होगा इसमें। हाँ, अब देखो जरा, ये आ जाएगा आपके पास μ0I ओवर 2r। सो योर रिजल्ट इज बेसिकली कि जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड टोटल आया बी, डीबी नहीं, बी की बात कर रहा हूं, बी की वैल्यू क्या आई? μ0I ओवर 2r, राइट। ये तो थी स्केलर फॉर्म। अब आपने डायरेक्शन तो निकाल ही रखी है। अगर आप डीएल क्रॉस आर कर रहे थे तो आपको क्या मिल रहा था? इन्वर्ट कर था। मुझे बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं। देखो आप डीएल क्रॉस आर करो, देखो डीएल से आर की तरफ आओ, इनवर्ड आ रहे थे, तो यानी कि डायरेक्शन क्या है इसकी बेटा? इनवर्ड। आप इनवर्ड लिख दो या इसको माइनस के कैप लिख दो, राइट, तो भी ठीक होगा। तो आपने क्या निकाला? इनवर्ड। अब अगर क्वेश्चन में ऐसे आ जाता कि भाई करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो रिजल्ट यही आता, लेकिन वहां पर रिजल्ट में क्या लिख देते हैं आप? आउटवर्ड। तो इस एक्सप्रेशन को नोट करो। अब देखो इसके केसेस करवाता हूं आपको।
तो बच्चों अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की। अगर मैं आपको बच्चों अगर ऐसा बोलता कि भाई मुझे ना एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए बताओ कि क्या होगा, है सेमी सर्कुलर रिंग में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे जैसे पहले फ्लो कर रहा था, तो यहां पर बताओ कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब ये कोई एक रॉकेट साइंस नहीं है, देखो बिल्कुल सिंपल है। यहां पर आपने एलिमेंट काटा डीएल, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, रेडियस ये आर, सारा रिजल्ट एज इट इज चलना था, बस सारा रिजल्ट एज इट इज चलना था। जो आपने लिमिट ली थी वो 0 से, अब क्या ले लोगे, पाई आर ले लोगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है, पाई आर, राइट। तो 0 से पाई आर लिमिट लोगे तो रिजल्ट आपका जो था जैसे कि म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डीएल, राइट। यहां पर सिर्फ ये आ जाना था, म्यू नॉट आई बाहर, 4 पाई आर स्क्वायर बाहर, अंदर आना था डीएल और लिमिट लेनी थी 0 से पाई आर। क्लियर। तो इस तरह से जो रिजल्ट मिलता आपको बच्चों वो ये मिल जाता, म्यू नॉट आई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर माइनस 0 सोल्व करके, राइट। तो ये आ जाता आपके पास म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में पाई आर। और जब मैं इसको और सोल्व करता तो मिलता मुझे रिजल्ट म्यू नॉट आई बाय 4r। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग। अल्टीमेटली देखो B ड्यू टू सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ B ड्यू टू सर्कल आ रहा है आपके पास। तो एक सिंपल सी बात है यार, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग क्या है, म्यू नॉट आई बाय 2r। सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या होगा, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए क्या होगा, म्यू नॉट आई बाय 4r हो जाएगा। अच्छा 1/4 के लिए कितना हो जाएगा, मैं बोलूं कि भाई ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, सिर्फ इतने से पीस के लिए बताओ। तो अगर आपको डेरिवेशन करनी पड़ जाए तो आप क्या लोगे, लिमिट 0 से पाई आर बाय 2 लिमिट ले लोगे, करना तो वही है। तो एक पर्टिकुलर इस आर्क के लिए क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट के लिए क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा म्यू नॉट आई, इसका भी आधा कर दो अपॉन में 8r, राइट, क्वाड्रेंट के लिए। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ गई होगी बच्चों। तो शेप ऐसी हो, ऐसी हो। अच्छा एक और चीज, अगर मैं आपको ये बोलूं बच्चों कि आपने, अच्छा इसको मैं फिलहाल ये इसको नोट डाउन करना तो कर लो साइड में, ठीक है। देखो यहां तक सब कुछ सेम है। अब ये समझ पा रहे हो कि बाउट-सेविट लॉ की खूबसूरती क्या है, कि आपने डीएल एलिमेंट से इंटीग्रेट कर देना है जिस भी फिगर का आप निकालना चाहो, कैसी मर्जी शेप हो, राइट। अब देखो अगर मैं आपको ये बोलता यहां पर कि ये शेप ना कुछ ऐसी है, अब इस तरह की शेप है, राइट। और हमने क्या किया यहां पर, ये कुछ ऐसे करा, ऐसे ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया, ठीक है, ये वाला पोर्शन रिमूव कर दिया। इतने पोर्शन के लिए निकालो तो आप क्या करते, जीरो से आप क्या करते, यहां तक कितना जाता, 3 पाई आर बाय 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ये पोर्शन कितना है, पाई आर बाय 2, ये कितना है, पाई आर बाय 2, ये भी कितना है, पाई आर बाय 2, सारा खेल इंटीग्रेशन का ही तो है, राइट। तो किसी भी पोर्शन के लिए आप निकाल सकते हो, बहुत इजी सा काम है। अच्छा एक क्वेश्चन और आ जाता है, इफ दिस सर्कुलर कोइल कैरी n टर्न्स ओवर इट, अगर इसके ऊपर n टर्न्स आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट होगा आपका म्यू नॉट आई ओवर 2r, तो था ही, साथ में आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। अगर मैं बोलूं कि कोइल के ऊपर हमने 15 वाउंड्स दे दिए, 15 टर्न्स है, किसी और मतलब कॉपर 15 कॉपर टर्न्स दे, उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर मैं देखो ऐसे बोल दूं, अगर मैं इसके ऊपर मैंने कॉपर टर्न्स दे दिए इस तरह से, राइट, और ये टोटल टर्न कितने हैं, 15 है, तो मैं बोल दूंगा 15 इंटू म्यू नॉट आई बाय 2r, राइट। तो अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स वाला क्वेश्चन मिल जाए तब भी आप कर सकते हो। तो जल्दी से आप चाहो तो इसको लिख लो। देखो रिजल्ट क्या है, सेमी सर्कुलर लूप के लिए क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4r, क्वाड्रेंट के लिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 8r, राइट। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन फोड़ सकते हो अगर रिलेटेड टू सर्कल आ जाए, राइट। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं 1-2 क्वेश्चंस कराता हूं इस पर। तो बच्चों कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। मान लो कि 2 रिंग्स हैं, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है, कुछ इस तरह से, एक रिंग ऐसे बना दी और एक रिंग ऐसे लपेट दी। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, मतलब एक कड़ा लो, एक कड़े को वर्टिकली रखो इस तरह से, जैसे कि ये हो गया अलोंग वाई एक्सिस और ये हो गया अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर है। अच्छा जी, तो एक काम करते हैं, दोनों में ना करंट फ्लो कराते हैं। जो ये वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह से ये आपके पास रिंग पड़ी है, इसमें करंट फ्लो करा देते हैं हम ऐसे,
इस बार ना इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराते हैं ऐसे, ठीक है, जो वर्टिकल है। अच्छा, तो जो ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली देख के बता सकता हूं कि जो लूप 1 है, जो वर्टिकल लूप है, ये वाला लूप 1 है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है डेफिनेटली वो कैसे आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा, है ना। तो लूप 1 के लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रही है, बाहर। तो मैं बोल रहा हूं, अच्छा इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, और रेडियस कितनी है इसकी, आर है। हम ऐसा बोल देते हैं कि टू आइडेंटिकल लूप्स है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। स्पेशल केस में आप इसको लिख सकते हो, बता तो देता रिकॉर्डिंग। तो अब अगर ये लूप्स परपेंडिकुलर है, तो देखो एक लूप 1 के लिए आप बता चुके हो कि डायरेक्शन कैसे आ रही है, आउटवर्ड द प्लेन आ रही है। तो मैं लिख देता हूं ये आउटवर्ड द प्लेन क्या है बेटा, के कैप है ना। तो फॉर लूप 1 अभी आपने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है, तो लूप 1 के लिए जो सेंटर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो मैं लिख रहा हूं फॉर लूप 1 B1 इज इक्वल टू B1 वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2R, साथ में लगा देता हूं के कैप, ठीक है बात। अच्छा जी, अब लूप 2 की बात करें। लूप 2 में अगर हम करंट को फ्लो करा दे ऐसे, इस तरह से, देखो कैसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे, इस तरह से रोटेशन देखो, ऐसे फिर ऐसे, यानी कि पहले जा रहा है वो अलोंग एक्स एक्सिस, फिर जा रहा है अलोंग यहां पर, मतलब यहां पर जा रहा है अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, फिर ऐसे घूमकर आ रहा है अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, और फिर वो वापस ऐसे आ रहा है, ठीक है। डायरेक्शन समझ आ गई। अगर इसके लिए मैं करंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालू, देखो जहां पर करंट घूम रहा है ना वहां पर अपना हाथ घुमा दो ऐसे, इस तरह से, इस तरह से। क्या थंब ऊपर जा रहा है, अरे यार ऐसे हाथ घुमा दो, थंब ऊपर जा रहा है। तो यानी कि लूप 2 के लिए जो आपको डायरेक्शन मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड की, वो कैसे मिल रही है, ऊपर की तरफ मिल रही है, राइट। तो फॉर लूप 2 जो B2 वेक्टर है वो देखो वो क्या होगा, आइडेंटिकल लूप है ना, तो म्यू नॉट आई बाय 2R, मतलब इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें भी करंट आई फ्लो कर रहा है, तो दोनों में करंट सेम, रेडियस सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ, यानी कि कैसे मिल रही है, अलोंग जे कैप मिल रही है। चलो इसको थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं। इस लूप को मैं बाहर निकाल रहा हूं फिलहाल, ये लूप बना दिया मैंने यहाँ पर, राइट। करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना जरा, राइट। लो जी, ये सेंटर है, ये आर वेक्टर हो गया। अगर यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो डीएल वेक्टर, आइडियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या, अलोंग आई कैप है। अगर ऐसे मैं रेडियस कह रहा हूं, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल दूं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां पर है, अलोंग जे कैप है, ऊपर की तरफ। जे कैप नहीं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल लूप है ना ये, तो ये क्या हुई, अलोंग के कैप हुई ना। देखो ध्यान से, ये लूप ऐसे पड़े, ठीक है, इस तरह से लूप पड़े। एक तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, देखो यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या, अलोंग एक्स एक्सिस। रेडियस वेक्टर अंदर की तरफ होगा, यानी कि अलोंग के कैप, आई कैप और के कैप, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा। तो मुझे क्या ऐसे घूमना पड़ेगा, डीएल वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ। तो ऐसे घूमा तो देखो थंब ऊपर जा रहा है, ऐसे घूमा थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, वरना ऐसे देख लो यार। अगर आप आई कैप को ड्रॉ करो, ये हो गया आपके पास के कैप, आई कैप से के कैप की तरफ आओ, सॉरी आप के कैप कौन सा, ये माइनस के कैप है ना, क्योंकि ये अंदर की तरफ है ना, माइनस के कैप, सॉरी। तो ये माइनस के कैप बनाओ यहां पर। देखो ना, ये जो आर वेक्टर ये अंदर की तरफ है, इसको आप हॉरिजॉन्टल ना समझो, ऐसे समझो, ये आर वेक्टर अंदर की तरफ निकाल रहा हूं मैं इस तरह से, राइट। तो अगर आप आई कैप क्रॉस माइनस के कैप करो, तो देखो आई कैप से माइनस के कैप की तरफ जाओ, जे कैप आ रहा है, राइट। तो वैसे तो देखो देखते ही समझ जाओ, बस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ना वहां पर हाथ घुमा दो, वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्लियर। तो इससे पता लग रहा है कि जो दो मैग्नेटिक फील्ड बन रहे हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं। अगर आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है आपके पास ऊपर, यानी कि B2 वेक्टर, एक बन रहा है आपका बाहर की तरफ आउटवर्ड, यानी कि B1 वेक्टर। तो रिजल्टेंट देखो, B2 वेक्टर ऊपर, B1 नीचे, तो रिजल्टेंट क्या ऐसे आएगा यहां पर, BR वेक्टर। अरे यार अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर दूं, मान लो ये B2 वेक्टर है, ये B1 वेक्टर है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा ऐसे, BR वेक्टर। और आपको पता है कि अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो दो वेक्टर्स के बीच में,
थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री दो वेक्टर्स के बीच में, तो रिजल्टेंट क्या होता है, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b1 b2, 2 भी लगा दो, कोस 90 डिग्री, खत्म कर दो यहां पर। तो इसलिए क्या बचेगा, सिर्फ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये बचेगा। अब आपको पता है कि दोनों के दोनों लूप्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, वो भी म्यू नॉट आई बाय 2r है, ये भी म्यू नॉट आई बाय 2r है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस केस में बच्चों जो रिजल्टेंट मिलता है आपको, वो मिलता है 2b स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि √2 b√2 लिख लो, या √2 टाइम्स ऑफ b। दिस इज योर नेट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन टू लूप्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड विच आर आइडेंटिकल, सेम करंट फ्लो कर रहे हैं। सीबीएसई में एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई एक करंट को दे दिया √3 टाइम्स i, राइट, और फिर क्वेश्चन सोल्व करने को कहा था। तो उसमें बस आपने ये करना है कि यहां पर देखो, अगर करंट की वैल्यू अलग अलग आ गई तो आपको ना यहां पर फिर ऐसे वैल्यू प्लेस करनी थी। b1 की जगह आप लिख देते म्यू नॉट √3i ओवर 2r, प्लस b2 की जगह लिखते हैं आप म्यू नॉट i ओवर 2r, स्क्वेयरिंग करते इसकी ऐसे, ठीक है, सब कुछ बाहर आ जाता, देखो म्यू नॉट बाहर आ जाता, i बाहर आ जाता, 2r बाहर आ जाता, अंदर क्या बचता, सिर्फ अंदर क्या बचता आपके पास, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे बचता आपके पास, ठीक है। तो यानी कि आपके पास क्या आता सोल्व करके, यहां पर √3 का स्क्वायर क्या होता, 3 प्लस 1 4, तो यानी कि यह आ जाता आपके पास सिर्फ म्यू नॉट आई बार अपॉन में 2r, और बाहर क्या आता 2, यानी कि r। ये रिजल्ट क्या बचता आपके पास, सिर्फ ये म्यू नॉट आई बाय r, राइट। अगर ऐसे आपको मिल जाए, अगर करंट की वैल्यू मतलब कुछ भी मिल जाए आपको, तो बस ये वैल्यू प्लेस करनी है। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी दो रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी तो रिजल्ट आपने हमेशा ये लगाना है, क्लियर है। आइडेंटिकल रिंग है तो ये रहा रिजल्ट, अगर कुछ भी वैल्यू दे दे तो ये रहा, कुछ भी वैल्यू प्लेस कर दो यहां पर। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, जल्दी से। तो कुछ और स्पेशल केसेस हम करते हैं बच्चों। मान लो कि अब इस बार देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक रिंग्स लाइक दिस, राइट। और मैं ये बोल रहा हूं कि भाई अंदर वाली रिंग की जो रेडियस है r1 है, बाहर वाली रिंग की जो रेडियस है वो r2 है, और करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम तरह का, यानी कि दोनों रिंग्स में आई करंट फ्लो कर रहे हैं। आई होप कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। अगर मैं ये बात करूं कि भाई दोनों का मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होगा, तो डेफिनेटली दोनों का मैग्नेटिक फील्ड देखते ही पता लग रहा है। बड़ी वाली रिंग के लिए देखो, जहां करंट घूम रहा है ना, फिंगर्स घुमा दो ऐसे इनवर्ड, छोटे वाली रिंग का फिंगर्स घुमा दो इनवर्ड, देखो इनवर्ड आ रहा है दोनों के केस में। यानी कि इस बार अगर छोटे वाली रिंग का मैग्नेटिक फील्ड b1 है और बड़ी वाली रिंग का मैग्नेटिक फील्ड b2 है, तो b1 एंड b2 के बीच में जो थीटा की वैल्यू वो 0 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा आपको पता है क्या मिलेगा, सीधा सीधा b1 प्लस b2 कर दूं। अरे यार वेक्टर सम करो, वेक्टर सम लिखना चाहो तो वेक्टर सम लिख दो, अदरवाइज क्या डायरेक्टली ऐड कर दो। तो इस बार क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है, देखते हैं। चलो, जो छोटे वाली रिंग है, ये छोटू रिंग, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r1 होगा। बड़ी वाली रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2r2 होगा। करंट की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना, दोनों को ऐड कर दूं, देखो b1 की जगह लिख दो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2r1, b2 की जगह ये लिख दो तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 2r2। तो इसमें से बच्चों अगर आप म्यू नॉट आई बाय 2 को कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/r1 plus 1/r2. This is not resistance in parallel. This is radius of this concentric circle. याद रखना, अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला कहीं आपको वहम आ जाए इसमें, राइट। तो ये होगा नेट रिजल्ट। अगर इसी सिनेरियो को मैं ऐसे बनाऊं कि इस बार 2 रिंग्स है, बट एक में करंट फ्लो कर रहा है ऐसे और एक में फ्लो कर रहा है ऐसे, राइट। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, छोटी रिंग का होगा, क्योंकि उसके लिए r की वैल्यू कम है। अरे अगर इसका b1 है मैग्नेटिक फील्ड, इसका b2 है, तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड किसका होगा, जिसके लिए r की वैल्यू कम, r की वैल्यू कम तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, ठीक है। तो अच्छा, तो मान लेते हैं कि छोटी वाली रिंग में करंट फ्लो कर रहा है, बड़ी वाली रिंग में फ्लो कर रहा है i। अब बड़ी वाली रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर, यानी कि b2 कहां पर आ रहा है, b2 कहां पर आ रहा है बाहर, और b1 कहां पर आ रहा है, b1 कहां पर आ रहा है, b1 कहां पर आ रहा है अंदर। तो इस बार थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, 180 डिग्री। सेम भाई यही रिजल्ट होगा देखो, बट इस बार आप क्या कर दोगे, b1 माइनस b2 कर दोगे, है ना। b1
माइनस B2 कर दोगे तो रिजल्ट यही रहेगा और हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2 1 बाय में R1 माइनस 1 बाय में R2। ठीक है, तो ये था खेल कोसेंट्रिक रिंग्स का, राइट। इसको सुंदर सुंदर नोट डाउन कर लो आज प्लीज, ये स्पेशल केस है, अपने को डायरेक्ट यूज करने हैं। ठीक है, तो इसको बनाओ। फिर एक आखिरी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, आज का लेक्चर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, और फिर एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूं न्यूमेरिकल, जो कि आपको इस कंसेप्ट को समझने में और मदद करेगा। तो बच्चों एक एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यहां पर आपको कुछ ऐसा दे रखा है कि एक वायर थी जिसको बीच में से हमने सेमी सर्कुलर शेप दे दी। समझ पा रहे हो कि वायर थी, ये वायर का मान लो एक एंड है ए, एक एंड है बी, और इसको हमने एक बीच में सेमी सर्कुलर शेप दे दी। आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर फिगर का मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पर। फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, राइट। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहां पर एक स्ट्रेट वायर बन रही है, यहां पर भी एक स्ट्रेट वायर बन रही है, और यहां पर एक सेमी सर्कल बन रहा है। हालांकि मैंने स्ट्रेट कंडक्टर आपको भी नहीं कराया, वो एक्सप्रेशन इसके बाद आएगा, राइट। तो लेकिन एक कॉमन सेंस आप यूज कर सकते हो। देखो, अगर यहां पर आप डीएल एलिमेंट लो, है ना, और यहां पर देखो पॉइंट कहां पर है, ये वाला, तो ये वाला पॉइंट का लोकेशन अगर मैं आर वेक्टर ले लूं, तो इस पर्टिकुलर केस में डीएल वेक्टर मतलब आइडियल वेक्टर एंड आर के बीच में एंगल क्या बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो स्ट्रेट एलिमेंट की वजह से अगर यहां पर मैं बायसेक्टर लगा भी लूं, तो आपको पता है डीएल क्रॉस आर साइन 0 बन रहा है यहां पर, राइट। डीएल क्रॉस आर, देखो यार, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। बट यहां पर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए, जैसे कि यहां पर हो रही है, तो ए क्रॉस बी क्या 0 हो गया। तो बाय डिफॉल्ट मैं बोलूंगा कि यहां पर मान लो ये ए है और ये ए डैश है, तो ए डैश की वजह से यहां पर इस सेंटर में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री। आपको कल ही बताया था मैंने ये चीज, राइट। तो यानी कि इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, 0, राइट। तो मैं बोल रहा हूं कि ए डैश की वजह से जो बी वेक्टर है वो क्या है, 0 है। सिमिलरली अगर ये बी डैश लूं यहां पर, इसकी वजह से यहां पर देखो ये बना दिया मैंने पोजीशन वेक्टर अगर यहां पर, और ये ले लो आप क्या, डीएल वेक्टर। अब डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है ऐसे आइडियल वेक्टर की, और पोजीशन वेक्टर क्या है ऐसे इस तरफ। तो थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, अगेन 180 डिग्री बन रही है। तो बी डैश बी की वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 होगा। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने दो स्ट्रेट एलिमेंट की वजह से यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड को 0 प्रूफ कर दिया, राइट। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट इज 0 एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो सारा खेल किस चीज का बचा बच्चों, सारा खेल बचा सिर्फ और सिर्फ इस सेमी सर्कुलर लूप का। तो ये सेमी सर्कुलर लूप से देखो कितना ये आसान क्वेश्चन बना दिया मैंने आपके लिए। रेडियस आपको पता ही है क्या है, रेडियस है 2 सेंटीमीटर, राइट। रेडियस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। रिजल्ट बताओ भाई क्या होगा। एक पूरे लूप के लिए तो था म्यू नॉट आई बाय 2r, तो सेमी सर्कुलर लूप के लिए क्या होगा, 1/2 इंटू में म्यू नॉट आई बाय 2r, हाफ हो जाएगा सर्कुलर लूप का। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ जाना था आपके पास, म्यू नॉट। अच्छा, अब यहां पर म्यू नॉट की वैल्यू क्या लगाओगे, देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई होता है 10⁻⁻⁷। तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, इंटू में करंट कितना फ्लो कर रहा है 12 एम्पियर का, अपॉन में 2 इंटू में 2, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो 2 के साथ लगा दो यहां पर 10⁻⁻²। इससे आपको पता लगेगा कि ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 3.14 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू में 12। और अगर आप इसको सोल्व करोगे, अच्छा यहाँ पर 10⁻² जो है ऊपर आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा बच्चों वो आप इसमें लिख देना, जो भी आपको मिले, राइट। तो इसको आंसर आप निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ पर देखो ये 2, अच्छा ये r तुमने लगाया नहीं यहाँ पर, इसको r कितना है आपके पास, r भी 2 है, तो 2 इंटू में, अच्छा हमने एक चीज मिस कर दी ना, देखो एक तो 2 ये रहा, एक 2 और आना था यहाँ पर, और फिर r की वैल्यू होनी थी ये, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट बचा वो ये बचा आपके पास 3.14 इंटू में 12, और यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास एक 2 जो बच गया था, तो 2 से 2 उड़ा दो 6, तो ये आपके पास आ जाएगा तकरीबन 1.89 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला,
राइट, जब इसको आप सोल्व करोगे तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन यहाँ तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन भी पूछे भाई उन्होंने, तो डायरेक्शन तो देखते ही हाथों का कमाल है आपके। डायरेक्शन क्या, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स पाम घुमा दो, ऐसे अंदर की तरफ आ जाएगी। अदरवाइज लॉजिकली सोचना है तो देखो, लो जी ये है डीएल वेक्टर इस तरफ, तो ये हो गया आइडियल की डायरेक्शन, आर वेक्टर नीचे की तरफ, डीएल क्रॉस आर करो। जब डीएल क्रॉस आर करोगे तब भी कह रहे इनवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दोगे आप इनवर्ड। अच्छा सीबीएसई में ना, मतलब एनसीईआरटी में सॉरी, एक ये भी बोला गया अगर मैं डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, इसी लूप को मैं ऐसा बना दूं, अगर इस लूप को अगर मैं ऐसा बना देता ऐसा और डायरेक्शन रिवर्स कर देता तो क्या होता, तो कुछ भी ना होता, रिजल्ट सेम मिलता आपको। इसकी वजह से अभी भी सेंटर पे क्या होता है, इन दोनों एलिमेंट्स की वजह से सेंटर पर आपका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता जीरो होता। और आप देखो डायरेक्शन क्या मिलती, पाम ऐसे घूम रहे तो आउटवर्ड आ जाती, सेम रिजल्ट होता, और यहाँ पर इनवर्ड की जगह आउटवर्ड आ जाता। ठीक है, तो ये था आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो यहीं पर आज का थ्योरेटिकल काम तो हुआ खत्म, आपने अच्छे से सर्कुलर लूप को समझा, उसके केसेस को समझा। अब हम बात करते हैं कमेंट बॉक्स क्वेश्चन की, तो वो आपके पास आ रहा है अब। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है वो ये रहा सामने आपके। यहां पर एक इस तरह का लूप दे रखा है आपको, पी क्यू आर एस। आप फिगर को ध्यान से देखो, कुछ इस तरह की फिगर बन रही है, यानी कि जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर दो स्ट्रेट वायर्स नजर आ रही है, पी क्यू और आर एस। एक छोटा सर्कल नजर आ रहा है क्यू आर, सेमी सर्कल मतलब, और एक बड़ा सेमी सर्कल नजर आ रहा है पी एस, मतलब ये वाला। राइट, आपको ये बताना है कि ये वाला जो पॉइंट ओ है, यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर करंट है 2 एम्पियर और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। राइट, तो इसका आंसर आपने बताना है कि एट पॉइंट ओ, राइट, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी। और इसी के साथ इस लेक्चर को ओवर करते हैं बच्चों। आई होप कि आपको आज वाले लेक्चर में मजा आया होगा, और इसके नोट्स अच्छे से बनाने हैं आपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप नए हो। और प्लेलिस्ट पर सारे लेक्चर्स मौजूद है। क्वांटम एकेडमी की ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि वहां पर फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं मैं सभी बच्चों को। इस लेक्चर से रेलेवेंट नोट्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। तो इसलिए वीडियो को शेयर करो मैक्सिमम, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, जहाँ पर भी आपके दोस्त संबंधी मित्र प्यारे प्रेजेंट है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।